Alaikum, I hope all of you are fine. You can hear me, please raise your hand. All right, great. So let's start. Just a quick recap of what we did in last class. The summary context of mutual fund. So the your quiz is based on mutual fund. Will guide you, will give you the instructions and will tell you the time कितनी देर का है क्या है इस तरीके से थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ बिकॉज 31 पीपल हैव जॉइंड अस सो फार सो बाकी लोग जो है अभी ज्वाइन करेंगे सो वो फिर मिस हो जाएगा उनका सो थोड़ी देर में वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे ऑलराइट सो बेसिक म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग समरी की बात करते हैं सो द equity fund and the Islamic equity fund the risk profile is high because we are primarily investing in equities. यहाँ पर नॉर्मल इक्विटी होती है यानी कि कन्वेंशनल स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर हम लोग के पास शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स होते हैं so this is basically the key difference between the basic conventional equity fund and the Islamic equity fund. Risk profile is high. इन्वेस्टमेंट्स दोनों में इक्विटी में हो रही होती है बैंक प्लेसमेंट्स भी दोनों में होती है बट बैंक प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन होता है टू प्लेस इट इन दी कन्वेंशनल बैंक एंड यहाँ हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बैंक में ही पैसा प्लेस करना होता है other than that cash. So this is basically the allocation for Islamic equity fund and the conventional equity fund. One thing more कि जितनी भी equities में investment होती है उसमें sector allocations की limit होती है which means कि you cannot invest completely in any one sector. The limit imposed by Mutual Funds Association of Pakistan is that we can invest 25 to 30% max in one सेक्टर इंडिविजुअल सेक्टर की लिमिट है 25 टू 30%. इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है. सो लेट सपोज अगर 100 मिलियन का फंड साइज है तो 25 मिलियन से 30 मिलियन तक जो है वो एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउड है. सेकेंडली there is also a per script limit which is 10 to 15% in individual stock. एक स्टॉक में 10% या 15%, कुछ जगहों पे 10% है कुछ जगहों पे 15% है बिकॉज कुछ फंड्स के लिए 15 है कुछ फंड्स के लिए 10 है तो वो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है बट 10 to 15% के रेंज में जो है वो अलाउड होता है मैक्सिमम टू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक. These two limits or these two thresholds, the sector allocate, the sector limit and the per script limit is simply due to enhance the diversification purpose or to incorporate the diversification purpose. That is basically the key element or the key component for sector limit and individual script limit. So this is basically the equity and Islamic equity fund. उसके बाद हम लोग के पास मनी मार्केट फंड एंड इस्लामिक मनी मार्केट फंड. इस्लामिक मनी मार्केट फंड इज नॉर्मली कंसिडर्ड जब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इस्लामिक मनी मार्केट फंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फंड. अच्छा इसमें रिस्क प्रोफाइल जो है वो दैट इज वेरी लो. रीजन बिहाइंड ऑल द इन्वेस्टमेंट इज सिंपली इन द डेट सिक्योरिटीज इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज व्हिच मींस ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट है. कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बैंक प्लेसमेंट एंड कैश. ट्रेजरी बिल की अगर हम लोग बात करते हैं इट इज़ अ गवर्नमेंट बेस्ड पेपर. गवर्नमेंट जो इशू करती है ट्रेजरी बिल दैट इज रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट. सो टेक्निकली यू आर इन्वेस्टिंग इन रिस्क फ्री विच मीन्स योर रिस्क इज वेरी लो. के अलावा कमर्शियल पेपर में कुछ इन्वेस्टमेंट होती है. कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट बट इट इज अगेन वेरी शॉर्ट टर्म इन नेचर. मैक्सिमम टेनर जो कमर्शियल पेपर का पॉसिबल है दैट कैन बी ऑफ 9 months. इससे ज़्यादा का पॉसिबल नहीं है. सो 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 9 महीने का भी होता है. नॉर्मली ज़्यादातर 6 months के जो है वो कमर्शियल पेपर होते हैं एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म इन नेचर. उसके बाद बैंक प्लेसमेंट, बैंक में टीडीआर वगैरह हो गया या बैंक में जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं दैट इज बेसिकली द बैंक प्लेसमेंट. तो ओवरऑल जितनी भी यहाँ एलोकेशन है दैट इज नॉर्मली इन वेरी लेस रिस्की एसेट्स. तो इस वजह से रिस्क प्रोफाइल इज वेरी लो. ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इस्लामिक मनी मार्केट फंड तो इस्लामिक मनी मार्केट फंड में हम लोगों के पास
the risk profile is again very low, and the allocation is in Islamic instruments only. Treasury bill is a conventional instrument, so ट्रेजरी बिल जो है वो इस्लामिक मनी मार्केट में नहीं होता बिकॉज इट इज कन्वेंशनल गवर्नमेंट इशू करती. So what happens in Islamic money market, short term sukuk होते हैं, short term sukuk which has a life of 1 year या 15 months की जो लाइफ वाले सुकूक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म सुकूक जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, वो होते हैं नॉर्मली. या इसके अलावा इस्लामिक कमर्शियल पेपर्स जो है वो होते हैं, जिस तरह यहाँ कमर्शियल पेपर है, यहाँ इस्लामिक कमर्शियल पेपर है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम है. यहाँ कन्वेंशनल की चीज़ है, यहाँ पर इस्लामिक की चीज़ है, बट कमर्शियल पेपर इज सेम. अगेन अनसिक्योर्ड है, वही 9 मंथ्स की मैक्सिमम लाइफ है, सेम कॉन्सेप्ट. के अलावा बैंक प्लेसमेंट यहाँ पर इस्लामिक हो जाती है बिकॉज द फंड इज इस्लामिक, सो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बैंक में पैसा होगा और कैश. सो दिस इज बेसिकली द मनी मार्केट एंड इस्लामिक मनी मार्केट फंड. नेक्स्ट वी मूव टू इनकम फंड एंड इस्लामिक इनकम फंड. इनकम एंड इस्लामिक इनकम फंड में रिस्क प्रोफाइल जो है वो वेरी लो तो नहीं होता बट लो होता है. उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए होती है, 3 साल 5 साल इस तरीके से. सो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड बढ़ जाता है. सो अगेन यू कैन इन्वेस्ट फॉर 2 वीक्स एज वेल, इसमें कोई इशू नहीं है. बट जो जो रिकमेंडेशन होती है या जो फंड बेसिकली जो रिकमेंड कर रहा होता है, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर फॉर 5 years एंड आपको रिस्क कम लेना है, सो इनकम फंड विल बी द बेस्ट सूटेबल फंड फॉर यू. ऑल्दो चॉइस आपकी अपनी, आप 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, बट कुछ जो फंड की जो गाइडलाइंस है या जो फंड की जो बेसिकली रिकमेंडेशन है, वो चीज़ें जो है ना यहाँ पर अकाउंट फॉर होती कि ये किस तरीके से जो है टर्म्स एंड कंडीशंस आप समझ लें. जिस तरीके से हम लोग कोई अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो वो डायरेक्टली हम लोग नीचे आके आई एग्री कर लेते हैं, इसी तरीके की यहाँ पर भी बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंट फॉर होता है. सो अगेन दी इस्लामिक जो इनकम फंड है, इसमें हम लोग के पास जो इन्वेस्टमेंट्स होती है दैट इज इन दी पीआईबी. पीआईबी जो है 3 साल का भी होता है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, एंड 20 years एंड 30 years. सो अगेन लॉन्ग टर्म इन नेचर. उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रेजरी बिल में भी इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पर, बिकॉज कुछ पैसा जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म में भी लगता है कुछ, मगर मेजॉरिटी पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में होता है. के अलावा टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट टीएफसी. टीएफसी इज अगेन अ लॉन्ग टर्म. अब ये जो टीएफसीज होते हैं ये एट टाइम्स कभी कभी कुछ टीएफसीज ऐसे होते हैं जो लाइक इनकी पेमेंट्स कभी कभी जो है वो नहीं आती टाइमली बेसिस पे. इफ यू रिकॉल योर बॉन्ड वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम योर एफएमपी और एफएसपी लेवल, सो वहाँ पर बेसिकली हम लोग टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट या बॉन्ड वैल्यूएशन जो करते हैं, तो कभी कभी टाइमली पेमेंट नहीं आती. सो इफ़ यू रिकॉल बैक इन 2007-8 जब मेपल लीफ वगैरह की पेमेंट्स नहीं आई थी, बहुत सारे ऐसे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट थे जिनके इश्यूज हुए थे, तो इस वजह से कभी कभी पैसे नहीं आते. सो दैट्स वाई रिस्क प्रोफाइल इज नॉट वेरी लो रखा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं जो है वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आए, थोड़ी सी जो है पेमेंट्स में जो है वो डिसरप्शन आए. के अलावा कमर्शियल पेपर यहाँ पर भी होता है, बैंक प्लेसमेंट वही है, एंड कैश. इस्लामिक इनकम में आते हैं, सो एवरीथिंग विल बी सेम, रिस्क इज सेम, बट इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक होंगे. पीआईबी, ट्रेजरी बिल्स, ये दोनों कट हो जाएंगे बिकॉज दे बोथ आर कन्वेंशनल. इस्लामिक में हम लोग के पास टीएफसी की जगह सुकूक आ जाता है, कमर्शियल पेपर की जगह इस्लामिक कमर्शियल पेपर आ जाता है, एंड बैंक प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक में होगी, एंड कैश. लास्ट हम लोग के पास दो फंड्स आ जाते हैं, एसेट एलोकेशन एंड द इस्लामिक एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन फंड की अगर हम लोग बात करते हैं, सो रिस्क प्रोफाइल इज फ्रॉम मॉडरेट टू हाई. मॉडरेट से शुरू होता है और हाई पे जाता है. इस्लामिक एसेट में भी यही है. सो व्हाट हैपेंस इन द एसेट एलोकेशन फंड, इट इज द मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ी देर में लेता हूँ. अच्छा, इट इज द मिक्सचर ऑफ इक्विटी प्लस दी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का फ्लेवर है. सो एक इन्वेस्टर जिसको बहुत हाई रिस्क भी नहीं लेना और बहुत लो रिस्क भी नहीं लेना, he can prefer investment in asset allocation fund because it has a moderate risk profile. So primarily investment will be in the equity plus the fixed income securities, यानी कि PIBs, treasury bill, TFC, commercial paper, bank placement and cash. Not necessary सब में हो, but कुछ कुछ चंक जो है वो किसी किसी में होगा. तो but primarily investment will be in the both equity में भी होगी और debt में भी होगी. इस्लामिक एसेट एलोकेशन पे आ जाते हैं, सेम वही कन्वेंशनल वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. Equity will be Sharia compliant equity. PIB
ट्रेजरी बिल्स नहीं होते, TFC की जगह सुकूक आ जाएंगे, कमर्शियल पेपर की जगह इस्लामिक कमर्शियल पेपर आ जाएगा, बैंक प्लेसमेंट विल बी इन दी इस्लामिक बैंक एंड कैश. One thing we discussed in the asset allocation fund in last class, वो ये डिस्कस किया था हम लोग ने कि एट टाइम्स कभी कभी होता ही है कि फंड मैनेजर जो है वो एसेट एलोकेशन फंड में मेजॉरिटी पैसा जो है वो इक्विटी में लगा देता है. सो विच मीन्स के दिस इज टेक्निकली नॉट राइट, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर I have taken exposure in asset allocation fund, and the asset allocation fund risk profile is moderate to high. अगर सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है सिर्फ नाम का एसेट एलोकेशन फंड है, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड में हुई भी. तो देयरफॉर एलोकेशंस जो है यहाँ पर या कुछ थ्रेशोल्ड्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए. थ्रेशोल्ड ये डिफाइन किया है कि मैक्सिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी 70%, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है. बिकॉज अगर 90% इक्विटी में पैसा लगा हुआ है तो ये टेक्निकली इक्विटी फंड ही बन जाएगा और रिस्क प्रोफाइल इसका फिर हाई हो जाएगा. तो दैट्स वाई जो पैसा है बेसिकली वो मैक्सिमम 70% इक्विटी में अलाउ है, ताकि जो है सर्टन एक्सपोजर 30% का डेट का भी हो. 70% इक्विटी मैक्स एंड 30% डेट, विच मीन्स मॉडरेट टू हाई. बिकॉज मॉडरेट का मतलब ये है कि दोनों 50-50 है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है 50 से थोड़ा ज़्यादा भी आप जा सकते हैं टू 70. उसकी रीज़न ये कभी कभी मार्केट अच्छी लग रही है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो थोड़ा सा जो है ना लेवरेज दे दी जाती. सो व्हेन द फंड मैनेजर इन्वेस्ट 70%, सो यहाँ पर ये फंड जो है मॉडरेट टू हाई की साइड पे चला जाता है. ऑन द फ्लिप साइड हम लोगों के पास यहाँ पर बॉटम भी है. बॉटम ये है कि मिनिमम 30% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एट ऑल पॉइंट इन टाइम होनी चाहिए. मार्केट जितनी भी बुरी हो, जो भी हालात हो, 30% इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन दी इक्विटी जो है वो एसेट एलोकेशन या इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड में होनी चाहिए. उसकी रीज़न ये है, इफ़ देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट इन दी इक्विटी, सारा पैसा अगर डेट में लगा हुआ होगा, सो अल्टीमेटली फिर ये आपका मनी मार्केट या इनकम फंड टाइप बन जाएगा. सो अल्टीमेटली दी इन्वेस्टर विल से मैंने मॉडरेट रिस्क वाले प्रोफाइल के फंड में इन्वेस्टमेंट की थी एंड आई एम टेकिंग नो रिस्क, लो रिस्क वाली कैटेगरी में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इक्विटी में कोई पैसा है ही नहीं. सो देयरफॉर the threshold is minimum 30% in the equity and maximum 70% should be invested primarily in the equities, just to maintain the risk profile of moderate to high. We'll take your questions over here. अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करनी है, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ. ऑलराइट. अच्छा, हम लोग ने बेसिकली ये डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था जिसमें शायद ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था. अच्छा, तो दी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड में सिंपली डिफरेंस ये होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एक क्लोज एंड होता है और एक ओपन एंड होता है. डिफरेंस बहुत सिंपल है. क्लोज एंड जो फंड्स होते हैं, दी क्लोज एंड फंड्स, इट इज जस्ट लाइक अ स्टॉक. जिस तरीके से कोई शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, इसी तरह ये फंड भी जो है वो मार्केट में ट्रेड होता है. आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा गोल्डन एरो स्टॉक फंड. ये एक फंड था एकेडी का, एकेडी इन्वेस्टमेंट, एकेडी की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनका ये एक फंड था. दैट इज बेसिकली अ क्लोज एंडेड फंड. ठीक है, ये मार्केट में बेसिकली ट्रेड होता है जिस तरह शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, इसी तरह सिंपली क्लोज एंड फंड जो होता है दैट इज बेसिकली अ लिस्टेड fund. If I go to the definition, these funds have a fixed number of shares like a public company and are floated through an IPO. Once issued, they are bought, sold at the market rates in the secondary market stock exchange. The market rate is announced daily by the stock exchange. जिस तरह किसी भी शेयर की प्राइस अप एंड डाउन हो रही होती है, मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, इसी तरह क्लोज एंड फंड जो होता है वो भी मार्केट में जो है वो इस तरीके से ट्रेड हो रहा होता है. सेकेंड हम लोग के पास आते हैं ओपन एंड फंड. ओपन एंड फंड जो है वो मार्केट में ट्रेड नहीं होते. ओपन एंड फंड के लिए सिंपली होता ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को आप कांटेक्ट करते हैं और उनके थ्रू ही जो है वो
आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना पैसा जो है वो रिडीम करवाते हैं. These are mutual funds which continually create new units or redeem units on demand. आपने कहा नया पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको न्यू यूनिट्स मिल जाएंगे, पैसा निकालना है आपके यूनिट्स जो है रिडीम हो जाएंगे. They are called unit trusts. The unit holders buy the units of the fund or may redeem them on a continuous basis at a prevailing net asset value. क्लोज एंड में बेसिकली शेयर प्राइस होती है, मार्केट रेट या शेयर प्राइस जो डेली बेसिस पे होती है. ओपन एंड में हमारे पास नेट एसेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, जिस तरीके से हम लोग ने नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन देखी. These units can be purchased and redeemed through management company, which means asset management company के थ्रू ये बाइंग सेलिंग होगी. इसकी कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, ये मैनेजमेंट कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग होगी. विच अनाउंसेस ऑफर एंड रिडेम्पशन प्राइसेस डेली. ये डेली बेसिस पे प्राइसेस जो है वो आती है. मुफाब की वेबसाइट जो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखी थी उसमें ये प्राइसेस आती है. So this is basically the difference between open end and close end. Just to sum up, open end में basically you directly contact the asset management company. आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कर दिया, निकालना है पैसा, निकाल दिया. सारी चीज़ें बेसिकली आपकी नेट एसेट वैल्यू की यूनिट की बेसिस पे आपकी बाइंग एंड सेलिंग हो. क्लोज एंड में आप सिंपली जिस तरीके से कोई कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, इसी तरह आप जो है स्टॉक मार्केट से जो है वो आप यूनिट्स जो है वो परचेज करेंगे या शेयर्स जो है वो परचेज करेंगे. सो क्लोज एंड बेसिकली इज सिंपली लाइक स्टॉक मार्केट, जिस तरीके से कोई कंपनी ट्रेड हो रही होती इसी तरीके से ये फंड जो है वो ट्रेड हो रहा होता है. 95% हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स में फंड्स है दे आर ओपन एंडेड. क्लोज एंड बहुत कम है, ज़्यादातर जो है वो ओपन एंडेड है, बिकॉज क्लोज एंड में तो फिर स्टॉक मार्केट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो देयरफॉर मेजॉरिटी जो फंड्स हैं हम लोग के पास 90-95% फंड्स जो है वो ओपन एंडेड की बेसिस पे हैं. We'll take your questions over here. Just lowering down all the hands. If you have any questions, please raise your hand. जी अली जोए. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम जी. कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं जी. सर ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये भी ओपन एंडेड में आएंगी? बिकॉज इनमें भी बेसिकली कुछ होता है जो यूनिट सेल करता है. नहीं नहीं, वो या उसका इंश्योरेंस का कोई ताल्लुक नहीं है म्यूचुअल फंड से. म्यूचुअल फंड एक बिल्कुल अलग इंस्टीट्यूशन है, उनकी बिल्कुल अलग जो है ना डायनामिक्स है, और इंश्योरेंस के बिल्कुल अलग डायनामिक्स. तो वो मतलब इसका मतलब उसमें भी जो बेसिकली यूनिट्स अगर सेल करते हैं तो वो इसका इन यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका. और सर म्यूचुअल फंड्स में जो एक्सेल की फाइल है वो जरा खोलते हैं. एक्सेल की कौन सी वाली एक्सेल की फाइल? जो आपने समरी बनाई थी. अच्छा, पीडीएफ जो फाइल. आप जी 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 एसेट एलोकेशन फंड जो आप बता रहे थे जी. सर, तो ये मॉडरेट टू हाई मतलब या तो एक होता है कि मॉडरेट ही चलता रहे अगर, लेकिन इसमें सिचुएशंस भी तो वेरी करेंगे ना. अब इस वक्त जैसे जो भी कोविड-19 की वजह से सारे फंड्स जो है वो इस वक्त डाउन होंगे, या कुछ फंड्स हो सकता है हाई हो विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कंडीशंस. तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? देखो, अगर 50% पैसा इक्विटी में लगावे और 50% पैसा डेट में लगावे, तो डेट वाले जो भी चीज़ें होती है ना, डेट वाली जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उस पर इकोनॉमी का इतना, इकोनॉमी अगर डाउन जाती है तो उसका एज सच इतना इम्पैक्ट नहीं आता. उसकी रीज़न ये, जब इकोनॉमी डाउन जाती है तो आपके जो है नॉर्मली डिस्काउंट रेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं. ठीक है, डिस्काउंट रेट जब इंक्रीज होता है तो यहाँ पर आपको डेट में अच्छा रिटर्न मिलेगा, एक्विटी में आपका रिटर्न बुरा होगा. सो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएगा. यहाँ से बैड आया, यहाँ से गुड आया, ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएगा. तो इस वजह से एलोकेशंस जो है ना वो 30 मिनिमम होनी चाहिए और 70 मैक्सिमम होनी चाहिए. बिकॉज अगर 100% इक्विटी में, सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया, डेट में कुछ भी नहीं, तो ये कोविड वाली सिचुएशन आएगी तो अल्टीमेटली फंड जो है फिर बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा, फिर मॉडरेट है ही नहीं. सर तो ये कभी लो नहीं हो सकता? लो नहीं हो सकता, उसकी रीजन ये मिनिमम 30% जो है ना वो इक्विटी में रखनी है टी-बिल एट जो एंड. है वो तो अब टी-बिल है उसमें कोई रिस्क नहीं होता. मतलब मैंने हाँ एएफएस आपसे ही पढ़ा था, ठीक जी है, जी, आपने ही बताया था उसमें कि बिल्कुल टी-बिल में ऐसा ही. रिस्क नहीं होता इतना. जी ठीक है, बिल्कुल. तो टी-बिल इज अ टी-बिल अगर रिस्क फ्री. बोले बोले सर आप. टी बिल एंड पीआईबी दोनों जो है रिस्क फ्री है. ठीक है. अच्छा देखो, 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से 7 रुपए टी बिल में लगे हुए और 3 रुपए इक्विटी में लगे हुए. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 70% पैसा रिस्क फ्री में लगाया है और 30% पैसा आपने रिस्क में लगाया है, रिस्की, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की. सो अगर दोनों को इक्वेट करो तो आप टेक्निकली मॉडरेट में आते हो.
यहाँ पर मनी मार्केट में आपका लेट सपोज 10 रुपए हैं आपके पास और 10 के 10 आपने ट्रेजरी बिल में लगा दी, तो इसका मतलब है आपने 10 रुपए पूरे रिस्क फ्री में लगा दी, तो इस वजह से आपका रिस्क प्रोफाइल यहाँ वेरी लो हो जाता है। सर गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि टी बिल में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है ना, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं इकोनॉमी होता। डाउन होगी, मेरे मेरे मुल्क के स्टेट बैंक के पास पैसे ही नहीं है, तो मुझे टी बिल भी कहाँ से अच्छा ऑफर, मतलब ये टी बिल भी मतलब अच्छा ऑफर नहीं करेगा ना वो, राइट? मतलब मैं सही कॉन्सेप्ट पकड़ूं? नहीं देखें, होता ये है कि गवर्नमेंट को आज पैसे नहीं है ना गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट पैसे लेने आएगी मार्केट से, ठीक है। जब गवर्नमेंट पैसे लेने आती है मार्केट से और डेस्परेट होती है, तो ऑटोमेटिकली रेट्स जो है ना ट्रेजरी बिल के इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज द डेस्परेट बायर। सो एज एन इन्वेस्टर यू विल गेट अ गुड रिटर्न, ऑटोमेटिकली जो आपका फंड होगा ना उसको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। पहले अगर गवर्नमेंट 10% पे ट्रेजरी बिल लेना चाहती थी, अब गवर्नमेंट कह रही है मुझे 13% पे चाहिए, तो इसका मतलब है आपको अब 13% रिटर्न मिलेगा, पहले 10% सर सेम गोस फॉर टीएफसी एंड पीआईबीज? मिलेगा। टीएफसीज जो है वो काइबोर से लिंक होते हैं। जब डिस्काउंट रेट ऊपर नीचे होता है तो आपका काइबोर के साथ जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली फिर बैंक को जब वेरिएशन पैसा होता चाहिए होगा तो बैंक मुझे अच्छा रेट ऑफर करेगा? है। देखिए वो डिस्काउंट रेट की बेसिस पे होता है, ठीक है। अब वो डिस्काउंट रेट क्या है उसकी बेसिस पे काइबोर आपका सेट होता है, और उस हिसाब से जो है ना वो काइबोर आपका फ्लक्चुएट करता रहता है। और जहां तक पीआईबी की बात है, तो पीआईबी और ट्रेजरी बिल में सेम कॉन्सेप्ट है कि पीआईबी जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं रिस्क फ्री, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होते हैं रिस्क फ्री, और दोनों में पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जाता है। सर तो पीआईबी जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट मतलब इशू करती है, पीआईबी एज सच जी जी मतलब कभी बिल्कुल करती है, इस बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का करती है। इतना नाम नहीं सुना कभी सर। हर महीने इसका ऑप्शन होता है, ठीक है। अभी ये हम लोग अभी मनी मार्केट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, तो उसमें ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, ऑप्शन रिलेटेड। और सर इस्लामिक इनकम फंड में जो है अब ये सुकुक वगैरह, इनमें तो एक फिक्स रेट दे दिया जाता है, इट ठीक इज है। बेस्ड ऑन अगेन काइबोर के साथ लिंक होता है, काइबोर प्लस 1% या स्प्रेड जो भी है 1.5% या टू तो ये परसेंट तो हमने वट इक्विटी मार्केट में पढ़ा था ना, कैबोर प्लस स्प्रेड समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, एक्विटी में तो काइबोर का कोई लिंक नहीं होता, डेट में ही होता है काइबोर का लिंक। सिर्फ डेट में ही काइबोर होता है, एक्विटी में तो काइबोर का कोई लिंक नहीं होता। एक्विटी में तो कैपिटल गेन और डिविडेंड यील्ड, ये दो चीजें होती है, या कैपिटल गेन होता है या डिविडेंड यील्ड होती इसमें सॉरी मैं इसकी बात करता सर, सॉरी कैपिटल गेन की बात कर रहा था। ठीक, ठीक है सर, थैंक है। यू। ठीक है ठीक है, यू आर वेलकम। हाँ जी सबा, जी सबा। सर जी आपने कहा कि इक्विटी इक्विटी फंड के अंदर 70% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटीज में, ठीक है। तो एस एलोकेशन फंड में कहा मैंने, एक्विटी फंड में नहीं कहा। सर मेरे पास लिखा हुआ आपने पहले इक्विटी फंड में 70% मिनिमम का था और एलोकेशन एसेट एलोकेशन में 70% मैक्सिमम है और एसेट मिनिमम एलो 30 है। नहीं नहीं, एसेट एलोकेशन फंड में जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगेगा वो मैक्सिमम 70 होगा और मिनिमम 30% होगा, ठीक है। ठीक है। और सर इक्विटी इसकी मैं फंड बात नहीं कर रहा, एक्विटी फंड की मैं बात नहीं कर रहा। एक्विटी फंड में तो 95% तक अलाउ है, बिकॉज दिस इज प्योरली एक्विटी, सारा पैसा लगी एक्विटी में सकता है और कहीं नहीं लग सकता। लेकिन ये जो एसेट एलोकेशन है इसके अंदर दोनों में पैसा लगता है, एक्विटी प्लस फिक्स इनकम। सो मैक्सिमम 70% अलाउ है और मिनिमम 30%। सर इक्विटी फंड में भी तो बैंक प्लेसमेंट्स हैं। हाँ लेकिन वहां पर बैंक प्लेसमेंट बहुत कम होती है, 5% 10% इस तरीके की होती है। सर 5% तो हम वैसे ही कैश रखते हैं। 5% कैश रखते हैं जस्ट फॉर रिडेम्पशन। अच्छा, एक्विटी फंड में एक और जो मैंने पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि मिनिमम 70% इन्वेस्टमेंट इन दी एक्विटी शुड बी एट ऑल पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ये है कि हमेशा 70% पैसा एक्विटी में होना चाहिए और 30% जो है बैंक प्लेसमेंट या कैश में होना चाहिए। उसकी रीजन ये है, अगर सारा पैसा बैंक प्लेसमेंट और कैश में हो, 100% पूरा बैंक प्लेसमेंट और कैश में हो, तो इसका मतलब ये है कि फिर फंड आपका टेक्निकली एक्विटी फंड नहीं है, फिर तो आपका फंड जो है वो एक डेट फंड हो गया, यानी कि रिस्क प्रोफाइल लो हो गया, बिकॉज एक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट है ही। तो इस वजह से मिनिमम 70% एक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, बिकॉज इन्वेस्टर ये कह रहा है कि मुझे एक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फंड को फिर एक्विटी भी तो लेना है ना, स्टॉक्स भी तो लेने हैं ना। अगर स्टॉक्स वो नहीं लेगा तो इन्वेस्टर के साथ तो फिर ये ज्यादती है ना, कि एक्विटी फंड में उसने पैसा लगाया और अल्टीमेटली कंपनी ने सारा पैसा जो है बैंक में प्लेस किया हुआ। सो देयरफॉर मिनिमम 70% यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्लियर? यस सर। एनीथिंग एल्स?
जी जुबैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये एसिड एलोकेशन के हवाले से मेरा सवाल था। जी इसमें आपने कहा कि ये इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर होता है। जी। इसमें इक्विटी में आपने बताया कि मिनिमम 30% और मैक्सिमम 70%। बिल्कुल। तो डेब्ट के लिए कोई रेंज नहीं है कि डेब्ट में मिनिमम इतना हो और मैक्सिमम इतना हो? उसकी रेंज इस वजह से नहीं है, मेनली रेंज जो है ना वो एक्विटी की सेट हुई हुई है। देखो अगर 30% एक्विटी में है तो बाकी 70% पे ऑटोमेटिकली डेट में होगा। ठीक है। सही। तो ऑटोमेटिकली थ्रेशोल्ड जो है कि आपके पास अगर इसका थ्रेशोल्ड आप इस तरीके से रख लो कि मिनिमम 30% अगर एक्विटी है तो मैक्सिमम जो है 70% डेट होगा। मैक्सिमम 70% अगर एक्विटी है तो मिनिमम 30% डेट होगा। तो अदर वे अराउंड आपके वो दूसरे थ्रेशोल्ड्स भी बन जाते हैं डेट। सही। ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा एक्विटी के, अगर थ्रेशोल्ड्स आप याद रख लो, जो जी रिमेनिंग जी। पोर्शन होगा वो डेट में होगा ऑटोमेटिकली। सही, वो तो हो ठीक जाएगा, है। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है कि इतना परसेंट होना चाहिए बाकी। पर्टिकुलर देखें, मेनली रिस्क है ना जो है, रिस्क एक्विटी में लाया करता है, तो जी जी। एक्विटी से पर्टेनिंग बताई हुई है। बाकी की फिर अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ नहीं है पैसा तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे होगा। सही। ठीक ठीक है। थैंक यू सर। है। वेलकम। हाँ जी। हाँ साबिर अली। साबिर अली। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये फंड्स तो हैं, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो क्या पाकिस्तान में चल रहा है, और उसकी मतलब मेन अंडरलाइंस क्या है? ईटीएफ वगैरह पाकिस्तान में बिल्कुल, ये जो आपके दो तीन फंड है जो पीएसएक्स पे हैं जो चल रहे हैं, एक एमसीबी का है और एक एनआईटी वगैरह का है, ये दोनों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। और इसकी अंडरलाइंग पे बेसिकली वही आपकी स्टॉक्स वगैरह यही सारी चीज़ें होती हैं। पीएसओ, ओजीडीसी, यही सारे स्टॉक्स वगैरह होते हैं जिसकी बेसिस पे ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। मतलब इसकी मीनिंग मैं पूछ रहा था, मतलब वो किस में आता है, ओपन एंडेड में आता है, क्लोज्ड एंडेड में आता है? क्लोज एंडेड में आएगा। क्लोज एंडेड बिकॉज इट इज ट्रेडेड ऑन दी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो, तो क्लोज एंडेड में आएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। थैंक यू। जी जोहेब। सर इसमें आपने लास्ट वीक एक कॉन्सेप्ट कराया था 70% और 30% वाला, जो नहीं इनका रेशियोज जो डिसाइड होता है जी गवर्नमेंट की जी तरफ से। जी 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 जी। सर उसको थोड़ा अगर रिपीट कर दें तो। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। सो देयर वर टू क्वेश्चंस। एक तो जो एक्विटी फंड है, एक्विटी फंड की मैक्सिमम जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अलाउड है इन दी एक्विटी दैट इज 95% और मिनिमम जो है 70%। बिकॉज फंड इज प्राइमरीली एक्विटी फंड, तो मेजॉरिटी पैसा एक्विटी में ही होना चाहिए। मिनिमम 70 एट ऑल पॉइंट इन टाइम। 60% पे फंड अगर ऑपरेट कर रहा है, 60% एक्विटी में पैसा है और 40% बैंक प्लेसमेंट में, तो इसका मतलब ये है कि फंड ब्रीच में, जो कंप्लाइंस है उसकी ब्रीच में। तो 10 रुपए में से 7 रुपए हमेशा एक्विटी में होने चाहिए और 3 रुपए जो है बैंक प्लेसमेंट या कैश में होने चाहिए। 10 में से 8 भी यहाँ हो सकते हैं और 2 रुपए यहाँ हो सकते हैं। मैक्सिमम जो अलाउड है दैट इज 95%। सो 10 में से 10 में से 9.5 रुपीज यहाँ होने चाहिए और 0.5 जो है वो आपके यहाँ होने चाहिए। बट मिनिमम 7 रुपीज जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज अगर सारा पैसा यहाँ लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टर को कहा कि ये एक्विटी फंड है और पैसा एक्विटी में लगा हुआ नहीं, पैसा सारा बैंक में रखा हुआ है। तो दिस विल टेक्निकली बी अ ब्रीच ऑफ कंप्लाइंस, और इन्वेस्टर का यहाँ पर एक जो ट्रस्ट लेवल है वो जो है यहाँ पर हिट होगा और उसकी बेसिस पे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे गोइंग फॉरवर्ड इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज आपने इन्वेस्टर से कहा कुछ है और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कुछ और है। अच्छा दूसरा, ये एलोकेशन फंड्स में मिनिमम 30% एक्विटी में एट ऑल पॉइंट इन टाइम होना चाहिए। जब 10 रुपीज में से 3 रुपीज यहाँ होंगे, सो रिमेनिंग 7 रुपीज जो है वो आपके सारे के सारे डेट में होंगे। इट कैन इधर बी इन सम इन पीआईबी, सम इन टीएफसी, सम इन कमर्शियल पेपर। सो 7 रुपीज मिनिमम 30 यहाँ होने चाहिए और मैक्सिमम जो है आपके 70% यहाँ आ जाते हैं। अदर वे अराउंड, मैक्सिमम 70% एक्विटी में अलाउड है तो रिमेनिंग जो 30% है वो आपके सारे के सारे जो है वो यहाँ आ जाते हैं। सो एक्विटी की अगर आप लोग थ्रेशोल्ड्स याद रख लेंगे, सो रिमेनिंग जो पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली डेट वाली साइड पे आ जाएगा। सो मिनिमम 30%, मैक्सिमम 70%, जस्ट टू मेंटेन दी रिस्क लेवल्स। रिस्क लेवल ब्रीच ना हो, रिस्क लेवल जो है बहुत हाई भी ना हो जाए और बहुत लो भी ना हो जाए। इस वजह से
इन बिटवीन रखा हुआ है मिनिमम 30% एंड मैक्सिमम 70%. सो दैट्स इट फ्रॉम दी म्यूचुअल फंड टॉपिक. अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ. क्विज आप लोगों का जो सेकंड सेशन जो है उसमें आप लोगों का इंशाल्लाह क्विज होगा. एंड आई विल नॉट बी टेकिंग एनी पर्सनल जूम सेशन टुडे. तो आप लोगों का क्विज जो है वो स्टार्ट होगा एट 2:30. एंड टाइम जो मैंने क्विज का, वैसे तो क्विज 25 मिनट्स का है, 15 क्वेश्चंस एंड 25 मिनट्स आई गेस काफ़ी है, बिकॉज कैलकुलेशंस तो है नहीं, सारा का सारा थ्योरी है. एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही है, इतना कोई ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ है नहीं. लेट सपोज जैसे आउट ऑफ विच द फॉलोइंग फंड हैज़ द मॉडरेट रिस्क, तो वहाँ पर 3 फंड गिवन है. जस्ट लेट सपोज मनी मार्केट गिवन है, एक्विटी फंड गिवन है और एसेट एलोकेशन गिवन है. तो एसेट एलोकेशन का जो है वो मॉडरेट होता है. तो इस तरीके के बेसिकली जो है सिंपल सिंपल जो है वो क्वेश्चंस गिवन है. बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो क्या है ऑफ द फॉलोइंग फंड. तो बेंचमार्क इंडेक्स हम लोग ने एक्विटी एंड इस्लामिक एक्विटी फंड का ही डिस्कस किया, इसके अलावा हम लोग ने किसी और के डिस्कस नहीं किए. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है हम लोग की जो क्विज है वो बेसिकली इस तरीके से काफ़ी सिंपल है. तो 25 मिनट्स एंड 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबका हो जाएगा. क्विज का जो टाइम सेट किया गया है दैट इज फ्रॉम 2:30 टिल 3:10. 40 मिनट्स में ही आपने ज्वाइन करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट इट. उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर 10 घंटे और 15 घंटे का अगर टाइम देता या एक दिन का टाइम देता तो वो फिर होता ये 4 लोग क्लास के जो है वो सॉल्व करते, उसके स्क्रीनशॉट लेते और बाकी लोगों को सेंड करते और वो गूगल करते और सारे आंसर्स जो है वो मिल जाते. उसके बाद वो आराम से जो है अपने क्विज जो है वो सुकून से आंसर की के साथ वो सॉल्व कर रहे होते हैं. तो देयरफॉर टाइम लिमिटेशन जो है इस वजह से इम्पोज की गई है ताकि जो है ये चीज़ें जो है वो कम से कम हो सके. अगेन risk can never be eliminated, it can only be minimized. So please join it on time. 2:30 पे आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा. ये सेशन हम लोग का 2:10 तक कुछ खत्म हो जाएगा. उसके बाद 15-20 मिनट्स आप लोग के पास रिवीजन होंगे, सो दैट यू कैन गो थ्रू एंड उसको करके और प्लीज़ देख लीजिएगा. टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि किसी का मिस ना हो. ऑलराइट, मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं, सो वी हैव बैंक्स पे बेसिकली हम लोग का मेनली डिस्कशन है कि बैंक्स किस तरीके से जो है वो ऑपरेट करते हैं. अच्छा, बैंक्स में देयर आर 2 की थिंग्स जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस की थी. एक हम लोग के पास एडवांसेस होता है, दूसरा हम लोग के पास जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होती है. और ये दोनों चीज़ें बेसिकली जो आती है वो डिपॉजिट्स के थ्रू आती है, विच मीन्स डिपॉजिट्स जो है वो बैंक की लाइबिलिटीज होती है. बिकॉज डिपॉजिट जो है, मेरा और आपका पैसा जो बैंक में रखा जाता है दैट इज बेसिकली अ डिपॉजिट. जो भी कस्टमर है उसका पैसा जो है वो बैंक में रखा जाता है, दैट इज बेसिकली अ डिपॉजिट फॉर द बैंक. बैंक के लिए डिपॉजिट जो है इट इज अ ब्लड फॉर सर्कुलेशन फॉर द बैंक. अगर डिपॉजिट नहीं है तो बैंक के लिए कुछ भी नहीं. तो प्राइमरीली बैंक जो ऑपरेट करता है वो डिपॉजिट की बेसिस पे ऑपरेट करता है, अदरवाइज बैंक की एग्जिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है. why this is a liability for the bank? Because let's suppose if you have kept your money in the bank, तो आपका वो एसेट है और बैंक की लाइबिलिटी है. बिकॉज कल को आप वो पैसा अगर बैंक से कहते हैं मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, सो बैंक इज लाइबल टू पे यू. ठीक है, बैंक इज लाइबल टू पे यू क्योंकि बैंक का वो अपना पैसा नहीं है. बैंक इज ओइंग, वो पैसा आपके बिहाफ पे वो ओ कर रहा है, आपके बिहाफ पे वो पैसा रख रहा है. बट जब आप उसको वापस लेना चाहें उस पैसे को, सो बैंक इज लाइबल टू पे यू दैट अमाउंट बैक. सो देयरफॉर डिपॉजिट इज अ लाइबिलिटी. ये डिपॉजिट पे हमेशा एक सर्टेन रिटर्न दिया जाता है. पहले भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसको हम लोग बेसिकली डिपॉजिट रेट या सेविंग रेट का नाम भी देते हैं, कि जो पैसा बैंक में रखा जाएगा उस पर बेसिकली क्या रिटर्न मिलेगा. ये रिटर्न देने के लिए दिस इज बेसिकली अ कॉस्ट फॉर द बैंक. बिकॉज आपने अगर पैसा अपने बैंक में रखाया हुआ है तो बैंक ने ये कहा आई विल गिव यू 8% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सो पर ईयर और पर एनम. तो आपने 1 लाख रुपए रखाए में तो 1 लाख पे आपको 8% का रिटर्न मिल जाएगा पूरे साल का. सो दिस इज अ कॉस्ट फॉर द बैंक बिकॉज बैंक विल पे यू दी इंटरेस्ट.
तो जो भी रेट आपको बैंक देगा उसकी बेसिस पे एक इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगी और वो बैंक के लिए एक कॉस्ट होगी। अच्छा, इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए बैंक आपका जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करता है, ताकि आगे से बैंक रिटर्न अर्न करे, और वो रिटर्न अर्न करने के बाद जो है बैंक आपको जो है वो अपनी कॉस्ट जो है वो बैंक बेयर करे, विच मीन्स कि आपने अगर 100,000 जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, सो दिस 100,000 बैंक विल टेक, और ये पैसा जो है लेट सपोज बैंक ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया या बैंक ने आगे किसी को लोन दे दिया, ठीक है, और बैंक आगे से जो है लेट सपोज 10% अर्न करता है अज्यूमिंग, और 8% आपको यहाँ पर दे देगा। सो विच मीन्स बैंक हैज अर्नड 10% और बैंक ने जो पेमेंट की है वो 8% है। सो विच मीन्स यहाँ पर बैंक ने जो अर्न किया दैट इज 2%। सो 10% बैंक ने अर्न किया, 8% बैंक ने जो है वो कॉस्ट लगी, तो 2% बैंक ने अर्न किया। दिस इज द नेट इनकम और नेट इंटरेस्ट इनकम अर्न फॉर द बैंक। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि बैंक्स किस तरीके से जो है बेसिकली वो ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से बैंक्स के पास जो है बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं वो अकाउंट फॉर होती है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट इज दैट कि बैंक हमेशा जो है इन्वेस्टर से पैसा लेता है और इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। नाउ देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट। एक हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, दूसरा हम लोग के पास एडवांसेस है। एडवांसेस का मतलब ये है कि बैंक आगे लोन देगा, ठीक है, सिंपली जिस तरीके से कोई प्रोजेक्ट के लिए लोन हो गई, कोई हाउस लोन हो गई, तो बैंक हमेशा जो है वो लोन देगा। दूसरा हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट्स का। जो इन्वेस्टमेंट्स का जो इन्वेस्टमेंट का बेसिकली हम लोग के पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, इन्वेस्टमेंट्स में बेसिकली होता ये है कि हम लोग के पास जितनी भी जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल। सो डिपॉजिट टू पॉसिबल सिनेरियोज, एक लोन की फॉर्म में दे दिया जाता है आगे, दूसरा तरीका ये है कि इन्वेस्ट किया जाता है, या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, या फिर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, यानी कि फॉरेन करेंसीज में डीलिंग हो जाती है। मनी मार्केट में हम लोग के पास जो है वो ट्रेजरी बिल, पीआईबीज, सुकूक, ये सारी चीज़ें आ जाती है, और स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ़ यू रिकॉल, हम लोग ने एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो का कॉन्सेप्ट किया था ADR, एंड इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो का कॉन्सेप्ट किया था ITR। बिफोर मिड हम लोग ने ये चीज़ डिस्कस की थी क्लास में। अच्छा, नाउ द पॉसिबल पॉइंट इज दैट वी हैव टू इन्वेस्ट दिस मनी। पैसा तो आ गया, अब इस पैसे को आगे या तो लोन की फॉर्म में देना है या आगे इन्वेस्ट करना है। अच्छा, हम लोगों का जो बेसिकली यहाँ पर टॉपिक है, द टॉपिक टू स्टडी, कि ये जो एडवांसेस होते हैं या ये जो लोन्स होते हैं ये किस तरीके से दिए जाते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, इन इन्वेस्टमेंट्स में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट को तो देख लिया है, ठीक है, सो वी विल नॉट लुक एट अगेन, इसको हम देख चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज नॉर्मली आप लोग ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है वहाँ आप लोग देखते हैं। सो वी विल बी प्राइमरी कवरिंग दी मनी मार्केट, के किस तरीके से मनी मार्केट में बेसिकली काम होता है। तो ये दो चीज़ें या ये दो एरिया से, ये दो एंगल के थ्रू हम लोग को बेसिकली देखना है कि हमारा जो डिपॉजिट होता है वो किस तरीके से बेसिकली बैंक जो है वो आगे इन्वेस्ट करता है। ऑलराइट, सो बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं, सो बैंक्स में कुछ की डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। दोस की डिपार्टमेंट्स आर दी मेन डिपार्टमेंट्स जो कि बैंक के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक दी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट,
ट्रेजरी डिपार्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट। सो ये 3 डिपार्टमेंट्स हम लोग के पास जो है बहुत ज़्यादा की होते हैं, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि ये तीनों डिपार्टमेंट जो है पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये तीनों डिपार्टमेंट टेक्निकली पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड ये तीनों डिपार्टमेंट बेसिकली बैंक का जो पैसा है उसको, जो डिपॉजिट है एक्चुअली, उसको कहीं ना कहीं प्लेस करते हैं। सो दे आर टेक्निकली दी डिपार्टमेंट्स जो कि बैंक को पैसा कमा के देते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो डिपार्टमेंट्स का ओवरव्यू देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट्स को, के डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या है, और फिर उसकी निटिग्रिटीज में जाएंगे कि हाउ दे इन्वेस्ट एंड हाउ दे टेक द एक्सपोजर एंड हाउ डू दे पार्क द इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का सिंपली काम ये होता है टू गिव एडवांसेस स्लैश लोन। अच्छा, जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है दे गिव सिंपली दी एडवांसेस एंड लोन। ये जो लोन्स बेसिकली देते हैं दीज आर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, या हम लोग इसको रनिंग फाइनेंस का नाम भी देते हैं। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, जो रनिंग फाइनेंस होता है, दिस इज टेक्निकली जो एलसीज होती है वो रिटायर करना, इसके अलावा बिल डिस्काउंटिंग, एफएटीआर, बहुत सारी चीज़ें जो शिपमेंट आ रही होती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट की गारंटीज होती है। और इसके अलावा कस्टमर को अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, बिकॉज पीछे से पैसा आएगा तो आगे दिया जाएगा, तो कभी कभी शॉर्ट टर्म की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसके लिए भी बेसिकली पैसा चाहिए होता है। आप लोगों ने एक टॉपिक किया हुआ होगा आई एम श्योर FM लेवल पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, तो उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग का कॉन्सेप्ट है या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फंडिंग का कॉन्सेप्ट है। सो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है पैसों की। इसकी एक क्लासिक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आज के ये जो कोविड-19 वाली सिचुएशन है, इसमें जो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो क्रैश हुई है उसके पीछे कुछ तो सप्लाई के इश्यूज थे कि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। दूसरा एक इशू ये था कि देयर वाज नो एक्चुअली डिमांड, बिकॉज मेजॉरिटी कंट्रीज में काफ़ी जगहों पे लॉकडाउन हुआ है, तो कंजम्पशन नहीं हो रही ऑयल प्रोडक्ट्स, तो कंजम्पशन नहीं हो रही तो सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऑयल को स्टोर करने की कैपेसिटीज़ जो है वो फुली यूटिलाइज है, तो स्टोरेज करने की जगह ही नहीं है, तो ऑयल को स्टोर कहाँ किया जाए। सो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड है नहीं, सो देयरफॉर ऑयल प्राइसेस हैव क्रैश्ड। तो ये सिंपल बेसिकली रीज़न है। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पर बैंक पे अप्लाई करता हूँ या पाकिस्तान के सिनेरियो पे अप्लाई करता हूँ, तो हमारे यहाँ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है जो कि ऑयल सेल करती है, जिसमें हम लोग के पास PSO आ जाता है, हेस्कॉल आ जाता है, शेल आ जाता है, ये सारी बेसिकली लिस्टेड कंपनीज है। इसके अलावा और भी है बट वो लिस्टेड नहीं है, जो लिस्टेड है मैं उनकी बात प्राइमरीली कर रहा हूँ। सो ये जो 3 कंपनीज है PSO, हेस्कॉल एंड शेल, PSO, हेस्कॉल एंड शेल, इनके पास जो फिनिश प्रोडक्ट है दे गिव इट टू द कस्टमर। ठीक है, इनके पास जो फिनिश प्रोडक्ट आती है दैट कम्स फ्रॉम द रिफाइनरी, रिफाइन होके ऑयल इनके पास आता है। अब पॉइंट ये है, PSO ये कहता है कि आई विल सेल दिस पेट्रोल और डीजल टू द एंड कंज्यूमर, और एंड कंज्यूमर से जो मुझे पैसा रिसीव होगा, यानी कि पेट्रोल डीजल की जो सेल्स होगी उससे जो मुझे पैसा रिसीव होगा तो मैं ये पैसा दूंगा रिफाइनरी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ चेन। रिफाइनरी ने पीछे से ऑयल लिया हुआ होता है फ्रॉम एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें OGDC, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ये आ जाती। तो रिफाइनरी वाले ये कहते हैं कि मुझे जब पैसा मिलेगा तो मैं पीछे OGDC, PPL और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को मैं दूंगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये चेन चल रही। नाउ द पॉइंट इज दैट कि आज की डेट में यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो कम हो गई है, डिमांड कम हो गई। हमारे यहाँ पर भी एक लॉकडाउन तो है, जो भी है नाम का लॉकडाउन है, बट है तो सही। ऑब्वियसली ट्रैफिक कम है हर जगह, सेल्स जो है ऑयल की जो है वो डिप हुई है हमारे यहाँ पर भी।
अब ये जो ऑयल की सेल्स डिप हुई है, इसकी वजह से पीएसओ ने जितना ऑयल सेल करके कमाना था उतना वो कमा नहीं सके। उन्होंने ऑयल ले तो लिया है पीछे रिफाइनरी से, और और पीएसओ की भी एक सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी, उससे ज़्यादा उनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, तो उन्होंने रिफाइनरी से ऑयल ले तो लिया, बट वो आगे ऑयल सेल नहीं होगा। आगे ऑयल सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, तो पीछे रिफाइनरी को वो दे नहीं सकेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर शॉर्ट टर्म गैप आ गया। शॉर्ट टर्म गैप इस वजह से आ गया बिकॉज अज्यूमिंग ये लॉकडाउन अगर लेट सपोज 30 डेज या 45 डेज का लॉकडाउन है, तो ये पैसा कस्टमर से उस वक्त आएगा जब लॉकडाउन खत्म होगा। लॉकडाउन खत्म होगा तो 45 डेज के बाद लेट सपोज ये पैसा आता है, 45 डेज का लॉकडाउन है, लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद ऑयल की सेल्स होगी, पैसा आएगा, फिर पीएसओ जो है पीछे से रिफाइनरीज को पेमेंट करेगा। बट ये 45 डेज का लेट सपोज जो गैप आया, दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और रनिंग फाइनेंस रिक्वायरमेंट के पीएसओ को इस वक्त जो है ना फंड्स की शॉर्टेज है, बिकॉज पीछे से रिफाइनरी पैसे मांग रहे और आगे से पैसे आ नहीं रहे, सो दे आर स्टक। और पीछे से रिफाइनरी भी फंसे हुए क्योंकि उनको भी पीछे पेमेंट करनी है। सो अल्टीमेटली ये चेन जो है ना पूरा एक ब्लॉक बन जाता है। तो इस वजह से बेसिकली दी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है ना ये आ जाती है, या रनिंग फाइनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाती है। नॉट ओनली इन दी ऑयल प्रोडक्ट्स और नॉट ओनली इन दी पेट्रोलियम, इसके अलावा जो गुड्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि सेल नहीं होते। लेट सपोज जैसे टेक्सटाइल कंपनीज हैं, उनके हमारे यहाँ मेजॉरिटी टेक्सटाइल जो है, सिग्निफिकेंट टेक्सटाइल हमारा एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट का मेन क्वांटम हमारा है ही टेक्सटाइल। तो जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है उसमें बेसिकली यूके और यूएस में इस वक्त ऑर्डर्स काफ़ी सारे कैंसिल हुए। सो अगेन जो टेक्सटाइल कंपनीज है उनके लिए भी एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और रनिंग फाइनेंस का जो है ना ये इस वक्त एक बबल क्रिएट हुआ है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या रनिंग फाइनेंसिंग। कभी कभी जो है ना शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा है नहीं और किसी तरीके से जो है ना बैंक से वो शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट बैंक का जो है वो डील कर रहा होता है टू गिव दी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, टू गिव दी रनिंग फाइनेंस और बाकी एलसीज वगैरह इन सब चीज़ों की गारंटी और ये सारी चीज़। नेक्स्ट इफ वी मूव टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि दे गिव दी, इनका भी काम ये होता है एडवांसेस देना, बट दे गिव दी सिंडिकेटेड लोन्स। अब ये सिंडिकेटेड लोन क्या चीज़ होते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। के अलावा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड equity advisory plus and merger and acquisition. So the key function or the key role for investment banking department: syndicated loans, project financing, equity advisory, merger and acquisition. अच्छा, इसके ऊपर हम लोग आते हैं, पहले ट्रेजरी वाली चीज़ को डिस्कस कर लें बिकॉज दैट इज क्वाइट सिंपल। ट्रेजरी का जो बेसिकली काम होता है इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है, ये इनका एक काम है। दूसरा इनका काम होता है मनी मार्केट में, एंड जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें बेसिकली इनका काम होता है। जो मेन इनके तीन जो है वो कंसर्न्स। इक्विटी मार्केट हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज यू पीपल विल स्टडी इन ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट बिकॉज इसके काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्रॉस करेंसी और बहुत सारे करेंसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है जो कि यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकते। एंड अनदर मार्केट इज मनी मार्केट, सो वी विल बी डिस्कसिंग मनी मार्केट। अच्छा, मनी मार्केट में जो बेसिकली पैसा लगता है वो पैसा लगता है सारा ट्रेजरी बिल में, पीआईबीज में, सुकूक्स में, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, या इसके अलावा कुछ फर्दर हम लोग के पास ओवरनाइट होता है, रीपो, रिवर्स रीपो, ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है दे आर ऑल पार्ट ऑफ मनी मार्केट। सो हम लोग इसमें से बेसिकली ट्रेजरी बिल और पीआईबी और उनको देखेंगे कि उनके ऑप्शंस किस तरीके होते हैं, किस वे में ऑप्शंस होते हैं ट्रेजरी बिल और पीआईबी के, एंड किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। बिकॉज रीपो, रिवर्स रीपो, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट के कोर्स में जो है वहाँ पर करते हैं। तो मनी मार्केट में हम लोग ट्रेजरी बिल और पीआईबी के ऑप्शंस वगैरह इन सब चीज़ों को देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है पैसा लेती है तो वो ऑप्शन किस तरीके से होता है, उसका रेट किस तरीके से कोट होता है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कोई कुछ चीज़ें होगी डिस्कस करने के लिए। सिंडिकेटेड लोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं
सबसे पहले सो सिंडिकेटेड लोन्स या सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग भी कहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग और सिंडिकेटेड लोन्स. कभी कभी होता ही है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको फाइनेंसिंग चाहिए ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट. अब जब सिग्निफिकेंट अमाउंट की फाइनेंसिंग चाहिए, अब मसला ये होता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट की फाइनेंसिंग जो है वो एक अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट है एंड उसकी फाइनेंसिंग इफ द कंपनी रिक्वायर्स, तो एट टाइम्स बैंक ये कहता है कि रिस्क मेरा बहुत ज़्यादा है. उसकी रीज़न ये है कि अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट है. तो बैंक ये कहता है कि आई अलोन विल नॉट गिव दिस सिग्निफिकेंट अमाउंट एंड हम लोग जो है एक कंसोर्शियम बनाएंगे. सो कंसोर्शियम सिंपली मींस कि हम बाकी बैंक्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और सारे बैंक्स मिल के जो है ये लोन के अमाउंट को जो है वो ऑनर करेंगे, विच मीन्स कि मल्टीपल बैंक्स विल डू दिस फाइनेंसिंग. सो मल्टीपल बैंक्स यहाँ पर आ जाते हैं, 3 4 5 बैंक्स आ जाते हैं. अब उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, किस तरीके से वो चीज़ें चलती है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग उसकी जो है नेटिविटीज़ में जाएंगे कि किस तरीके से ये जो है वो होता है, ये प्रोसीजर इसका क्या होता है. बट फॉर नाउ सिंप्लिसिटी पर्पस, लेट सपोज एक कंपनी ने ये कहा कि वी नीड अ लोन ऑफ अज्यूमिंग 5 बिलियन. 5 बिलियन का जो है वो लोन चाहिए एंड दे अप्रोच हबीब बैंक लिमिटेड. उन्होंने एचबीएल को अप्रोच किया. एचबीएल ने ये कहा यह लोन का अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट है, व्हाट वी विल डू कि हम अकेले तो ये फाइनेंसिंग नहीं देंगे, हम बाकी बैंक्स को भी जो है वो अपने साथ मिला के और हर बैंक जो है थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके जो है वो फाइनेंसिंग देगा. सो एचबीएल ने कहा आई विल गिव 1 बिलियन. ठीक है, just the ballpark numbers and assumed scenario. They approached UBL. UBL ने कहा we will give 500 million. उसके बाद they approached Bank Alfala. They said we will give 800 million. उसके बाद they approached, let's suppose, National Bank. They said we will also give 1 billion. And they approached, let's suppose, MCB Bank. They said we will give 1.5 billion. एंड सो ऑन. इस तरीके से जो है वो बाकी बैंक्स को भी अप्रोच किया और मिल मिला के जो है वो 5 बिलियन का अमाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ. मैं अंदर नंबर्स की कैलकुलेशन में इस वक्त नहीं जा रहा, बट इस तरीके से जो है ना मल्टीपल बैंक्स मिल के जो है वो फाइनेंसिंग करेंगे. तो दिस इज बेसिकली द की कॉन्सेप्ट ऑफ सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग या सिंडिकेटेड लोन्स इन विच देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग एंड मल्टीपल बैंक्स विल गिव दिस फाइनेंसिंग थ्रू अ कंसोर्शियम. एक कंसोर्शियम बनेगा और मल्टीपल बैंक्स जो है वो फाइनेंसिंग देंगे. इसका जो सबसे ज़्यादा एडेड एडवांटेज होता है वो होता है रिस्क शेयरिंग, विच मीन्स कि जो भी रिस्क होगा वो हमारा सिंपली शेयर हो जाएगा. यानी कि एचबीएल ने अगर 1 बिलियन दिया है तो कल को अगर पैसे नहीं आते तो एचबीएल का सिर्फ 1 बिलियन जो है वो रिस्क पर होगा कि ये पैसे नहीं आए. रादर देन अगर एचबीएल पूरा 5 बिलियन देता और पैसा नहीं आया तो पूरा 5 बिलियन का एचबीएल को हिट आती. बट एचबीएल ने एक सर्टेन चंक दिया, सो ऑब्वियसली सर्टेन चंक की हिट आएगी. यूबीएल ने एक सर्टेन चंक दिया तो उसको उस चंक की हिट आएगी. अल्फला ने एक सर्टेन चंक दिया तो उसको उस चंक की हिट आएगी. तो जिसने जो चंक दिया है उसको सिंपली उस चंक की जो है वो हिट आएगी. सो मेन जो इसके अंदर की जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिस्क शेयरिंग होता है. देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, या जो की डेवलपमेंट्स होती है वो बहुत सारी है, बट मेजर जो बेनिफिट होता है दैट इज बेसिकली द रिस्क sharing. Risk is shared amongst all banks. So risk is shared, risk sharing between different banks. So that is basically the key objective. Acha. So this is basically the concept of syndicated
फाइनेंसिंग। अच्छा, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी कुछ सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग की तरह ही होती है, बट थोड़ा सा जो है ना रोल यहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ों